विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम माल्थस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि माल्थस ने अपना पूरा ध्यान जनसंख्या की समस्या पर ही केंद्रित किया था। सिद्धांत की सत्यता की कसौटी पर उतारने के लिए उसने अपने अन्य विचार भी दिए हैं। तो इस प्रकार से माल्थस के जो विचार हैं वो जनसंख्या की समस्या तक ही केवल केंद्रित नहीं है, बल्कि उसने अन्य भी कई अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। लेकिन यहाँ आज के वीडियो में हम केवल उसके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। माल्थस के जो विचार प्रवाह है उसको ध्यान में रखकर ही इस सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे। जनसंख्या संबंधी विचारों की व्याख्या करने से पूर्व हमें ये समझ लेना चाहिए कि माल्थस से पूर्व प्राचीन काल में जनसंख्या के बारे में लोगों की क्या धारणा थी, यानी जो जनसंख्या संबंधी विचार थे उनका क्या इतिहास रहा है। जनसंख्या की जो समस्या थी कोई नए युग की समस्या नहीं है। ये समस्या मानव सभ्यता से ही अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस समस्या ने प्राचीन काल से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। समय अनुसार इस समस्या के स्वभाव में परिवर्तन अवश्य हुए हैं। विभिन्न विचारकों ने विभिन्न समयों में अपने देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार विचार व्यक्त किए थे। प्राचीन काल में बढ़ती हुई जनसंख्या को अच्छा समझा जाता था। शक्तिशाली देश के लिए अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक माना गया था। प्लेटो मूर्खों तथा रोगियों की नसबंदी करवा देने के पक्ष में था। वणिकवादी संपत्ति के अर्जन के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के पक्ष में थे, जबकि प्रकृतिवादी जनसंख्या के संबंध में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। भारत और चीन के दर्शन को अगर हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि इन देशों में जनमत सदैव जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में रहा है। आर्यों का तो यहाँ तक कहना था कि पुरुष पुत्र प्राप्ति के बाद ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। पुरुष तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये धार्मिक विचार जनसंख्या की वृद्धि में हमेशा सहायक होते रहे हैं। प्राचीन काल में आए दिन युद्ध लड़े जाते थे। युद्धों में वही राष्ट्र विजय होता था जिसके पास अधिक जनसंख्या होती थी। वही राष्ट्र सबसे अधिक संपत्ति का अर्जन करता था जिसके पास विशाल जनसंख्या होती थी। और परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या एक अभिशाप बनने लगी। यही कारण है कि माल्थस को जनसंख्या के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ा। वैसे एडम स्मिथ ने माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की पृष्ठभूमि ये कह करके तैयार की थी कि जनसंख्या की मात्रा समाज की मांग पर निर्भर होती है। निर्धन लोगों में पर्याप्त संतानें होती है। जब मजदूरी पर्याप्त नहीं होती है तब निर्धनता के कारण इनमें से अनेकों की मृत्यु हो जाती है। जब मजदूरी अधिक हो जाती है तो अधिकांश बच्चे वयस्क अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत से पूर्व भी माल्थस से मिलते जुलते विचारों को व्यक्त करने वाले जो प्रमुख विचारक हैं उनमें है बेंजामिन फ्रैंकलिन 1751 में, रॉबर्ट वालेस 1761 तथा जोसेफ टाउनसेंड 1786। परंतु माल्थस की बुद्धिमानी इस बात में है कि उसने जनसंख्या की समस्या को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। इसके पूर्व के विचारकों ने जो विचार प्रस्तुत किए थे वो विचार बिखरे हुए थे और एक सिद्धांत के रूप में नहीं थे। तो इस प्रकार से जो है माल्थस के सिद्धांत को इन विचारकों के विचारों से प्रेरणा मिली थी। अब हम आते हैं जनसंख्या के सिद्धांत की प्रेरक परिस्थितियां क्या थी या उसको किस प्रकार से प्रेरणा मिली। उसमें सबसे पहले है जनसंख्या की वृद्धि। 1750 तक इंग्लैंड की खेती अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, परंतु जनसंख्या का दबाव भूमि पर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। 1770 और 1820 के बीच ये लगभग दुगना हो गया था। तो उस अनाज और जनसंख्या के बीच जो गैप था उसने माल्थस को जनसंख्या के विरुद्ध यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। फिर औद्योगिक क्रांति। पूर्व में भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसने बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी और लड़ाई झगड़ों में वृद्धि कर दी थी। पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग का निरंतर शोषण किए जा रहा था। तो इसका भी प्रभाव माल्थस के सिद्धांत पर पड़ा और उसने इससे प्रेरणा लेकर के इस सिद्धांत में जो है निराशावादी विचार प्रस्तुत किए। जैसा पूर्व में भी मैंने बताया था कि गॉडविन की जो पुस्तक है
पॉलिटिकल जस्टिस, उसमें उसने ये साफ कहा था कि मनुष्य मात्र से दुख और गरीबी का कारण सरकार है। उसने यह भी लिखा था कि मनुष्य विज्ञान की सहायता से मानव कल्याण को बढ़ा सकता है। माल्थस के लिए एक विचार चुनौती के रूप में थे, इसीलिए हो सकता है कि उसने इस पुस्तक से विज्ञान के द्वारा, यानी उसने जनसंख्या रोकने के जो अप्राकृतिक साधन हैं उनको भी बताए थे। तो हो सकता है वो इस पुस्तक से वो प्रभावित हुआ और उसने प्रेरणा प्राप्त की। फिर इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या मान्यताएं ली गई, है ना। माल्थस ने जो जनसंख्या सिद्धांत बनाया था उसमें उसने कुछ मान्यताएं मानी थी। उसमें जो सबसे पहली मान्यता है उसकी कि व्यक्ति में जो काम वासना है वो स्थिर बनी रहती है, यानी कि उसमें संतान उत्पन्न करने की इच्छा शक्ति जो है वो स्थिर बनी रहेगी। दूसरा, उसने माना कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, सेकंड पेपर में है कि क्या है। उत्पत्ति ह्रास नियम का थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ। जैसे हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करता है तो उसके लिए प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। इसी प्रकार से उत्पत्ति ह्रास नियम में भी जब हम एक साधन को स्थिर रख करके और दूसरे साधन या कुछ साधनों को स्थिर रख करके एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो अंततोगत्वा हमें उत्पत्ति घटती हुई प्राप्त होती है। उसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं और ये कृषि और सभी उद्योगों में आज सर्वमान्य नियम माना जाता है। तो इसलिए माल्थस ने ये मान्यता ली थी कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। फिर उसने बताया कि जीवन स्तर और जनसंख्या के बीच सीधा घनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती है और जीवन स्तर घटने पर जनसंख्या भी घटती है, यानी इन दोनों के बीच सीधा संबंध माना गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि इस सिद्धांत के जो निष्कर्ष माल्थस ने प्रस्तुत किए वो क्या क्या थे। उसमें जो सबसे पहला उसका था वो था सीमित साधनों के संबंध में, कि व्यक्ति का जो जीवन है वो खाद्यान्नों पर निर्भर है। जनसंख्या वृद्धि आवश्यक रूप से जीवन निर्वाह के साधनों द्वारा सीमित रहती है। जीवन निर्वाह के साधन बढ़ने पर जनसंख्या भी बढ़ती है और यदि उस पर शक्तिशाली व कठोर नियंत्रण न रखा जाए तो ये बढ़ती ही चली जाती है। तो इस संबंध में माल्थस ने एक उक्ति यानी एक विचार जो उसने प्रस्तुत किया और वो लिखता है कि प्रकृति ने भोजन की मेज को सीमित अतिथियों के लिए लगाया है, यानी प्रकृति ने हमें खाद्यान्न सीमित मात्रा में प्रदान किए हैं। जो बिना निमंत्रण आएंगे उनको अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। तो जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। दूसरा, फिर उसने लिया कि मनुष्य में जो काम शक्ति होती है वो तीव्र होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जनसंख्या खाद्य सामग्री की तुलना में बड़ी तेजी से बढ़ती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, यानी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन या ज्यामितीय क्रम होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी हर बार दुगनी होती चली जाती है। जबकि उसका मानना था कि जो खाद्यान्न है या खाद्य सामग्री है वो गणितीय क्रम में बढ़ते हैं। गणितीय क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी उसका ये सा मानना था कि 5वीं स्टेज में हम मान लें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। तो जब तक खाद्य सामग्री 5 गुना बढ़ती है तब तक जो जनसंख्या है वो 16 गुना बढ़ जाती है। तो जब खाद्य सामग्री 5 गुना ही बढ़ेगी और जनसंख्या 16 गुना बढ़ जाएगी तो कुछ लोगों को भूखा मरना पड़ेगा, पूरी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फिर उसने बताया कि प्राकृतिक जो नियम है उनके अनुसार व्यक्ति के लिए जो भोजन है वो आवश्यक पदार्थ है। इन दोनों असमान शक्तियों के प्रभाव को हमें अवश्य ही बराबर रखना चाहिए, यानी इन दोनों को हमें संतुलन में रखना चाहिए। अगर हम जनसंख्या और खाद्यान्नों को संतुलन में नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में असंतुलन पैदा होगा। इसके लिए उसने बताया कि हमें 2 तरह के जो हैं उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रतिबंधक अवरोध, है ना। इसमें मार्शल ने सुझाव दिया कि लोग नैतिक नियमों का पालन करें। नैतिक नियम यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, देरी से विवाह करें, आदि बातों को अपना करके जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। दूसरा, फिर उसने बताया प्राकृतिक अवरोध। माल्थस के अनुसार यदि लोग जनसंख्या
बढ़ने को स्वयं रोकने में सफल नहीं होते हैं, तो प्रकृति स्वयं जनसंख्या एवं खाद्यान्नों के बीच संतुलन स्थापित करेगी। प्रकृति के द्वारा यह संतुलन बाढ़, अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और महामारी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब इन दोनों उपायों में से श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? इस संबंध में माल्थस का कहना था कि इस लेख के प्रथम संस्करण में मैंने ये बताया है कि प्रकृति का कोई न कोई नियम जनसंख्या की वृद्धि को रोकेगा अवश्य, है ना, चाहे वो प्रतिबंधित हो या प्राकृतिक हो, किसी न किसी से रुकेगी अवश्य। लेकिन उसने आगे ये भी कहा है कि उचित तो यही होगा कि लोग इस पर स्वयं रोक लगाएं। ईसाइयों से मेरा कहना है कि धार्मिक ग्रंथ हमारे कर्तव्य के रूप में यह स्पष्ट निर्देश देते हैं कि हमें अपनी वासनाओं व विवेक से नियंत्रण रखना चाहिए, यानी हमें प्रतिबंधक उपायों को अपनाना चाहिए। यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति इस ढंग से करते हैं जिसके बारे में हमारा विवेक बताता है कि वह हमें अनिवार्य कष्टों में धकेल देगी, तो ऐसा करना उक्त नियम का तिरस्कार करना ही होता। वह आगे और लिखता है कि आत्मसंयम से मेरा तात्पर्य बुद्धिमानी के साथ विवाह का परित्याग करना और पूर्णतया नैतिक आचरण का पालन करना है। यानी वो प्राकृतिक अवरोध भी उसने बताए हैं, लेकिन वो कहता है प्रतिबंधक अवरोधों को हमें ज़्यादा अपनाना चाहिए, हम ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, हमें देरी से विवाह करना चाहिए जिससे जनसंख्या में वृद्धि कम हो। माल्थस जो है वो प्राकृतिक अवरोधों की तुलना में प्रतिबंधक अवरोध जो हैं उनको अधिक महत्व देता है। यदि प्रतिबंधक अवरोध लागू नहीं किए जाएंगे तो प्राकृतिक अवरोधों के द्वारा समाज को कष्टों का सामना करना होगा। साथ ही प्राकृतिक अवरोधों के बाद जनसंख्या की जो वृद्धि होगी उसकी वृद्धि दर उसी अनुपात में होगी जैसे घास को काटने के बाद उसमें तेजी से वृद्धि होती है। तो माल्थस ने प्रतिबंधक अवरोधों के अंतर्गत संयम को ही महत्व दिया है। माल्थस पाप व दुष्कर्म जैसे गर्भपात, परिवार नियोजन आदि से जनसंख्या को रोकने के पक्ष में नहीं था। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्शल स्वयं चर्च में काम करता था, वो एक पादरी था, इसलिए उसने इन कृत्रिम साधनों का विरोध किया और उसने कहा कि जहाँ तक हो सके हमें प्रतिबंधक अवरोध ही अपनाने चाहिए। इसके इस सिद्धांत की अनेक आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है, तो हम आलोचना भी लेंगे, है ना। माल्थस ने मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया था, फिर भी वह आलोचना से बच नहीं सका। माल्थस की आलोचना के संदर्भ में ग्रे एक जगह लिखते हैं कि यह सरलतापूर्वक कहा जा सकता है कि अभी तक किसी सम्मानित नागरिक की इतनी बदनामी व आलोचना नहीं हुई है जितनी कि माल्थस की हुई है। किसी भी उच्च कोटि के लेखक का इतना प्रतिवाद नहीं हुआ जितना माल्थस का हुआ है ना। तो वो उसने जनसंख्या का पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया था और एक बहुत बड़ी समस्या जो आज विकट समस्या हमारे सामने है, जनसंख्या वृद्धि, उसके बारे में जो पहला सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था उसके बावजूद भी उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा है। तो उसकी सबसे पहले आलोचना की जाती है कि उसने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। तो आलोचकों का ऐसा मानना है कि माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि की दर को जितना बड़ा चढ़ाकर बताया है वह वास्तव में उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। माल्थस ने यह भी बताया कि प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है, परंतु आज की तारीख में आंकड़ों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। फिर एक खाद्यान्नों को उसने कहा कि ये गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, है ना। ये भी सही नहीं है। खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो गणितीय गति से बढ़ता है। आलोचक इसकी भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कृषि कला में सुधार ला करके, यानी खेती की कला में सुधार ला करके कृषि के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य भरण पोषण के लिए अनाज के अतिरिक्त अन्य चीज़ें जैसे फल फूल है, मांस मछली है आदि से भी काम चला सकता है। इन चीज़ों के उत्पादन की दर जनसंख्या से कहीं अधिक होती है। जैसे उदाहरण भी दिया है उन्होंने, एक सूअर जो होता है, सुअरनी होती है, वो 1 वर्ष में 20 बच्चों को जन्म देती है, जबकि 1 या 2 वर्ष में एक दंपति केवल 1 संतान को ही जन्म देते हैं। इस प्रकार माल्थस बेकार में जनसंख्या के भरण पोषण की समस्या से चिंतित था। अनाज का एक दाना हजारों दानों को पैदा कर लेता है, एक मछली 1 वर्ष में लाखों मछलियों को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार से आलोचक कहते हैं कि न तो जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है और न ही खाद्य सामग्री धीमी गति से बढ़ती है। तो जनसंख्या की समस्या उतनी भयंकर नहीं है जितनी कि माल्थस ने बताई है। इस आलोचनाओं के प्रत्युत्तर में हम केवल ये कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह के साधनों से माल्थस का तात्पर्य केवल कृषि उपज से ही था। वह एक पादरी था जो हिंसा में विश्वास नहीं करता था। उसने मांस आदि के उपभोग में विशेष रुचि
नहीं दिखाई दी। उसने तो ये सिद्ध किया है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण कृषि उत्पादन जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम बढ़ता है और ये शाश्वत सत्य है। मछलियों तथा जानवरों की उत्पत्ति प्रत्येक देश में समान रूप से नहीं बढ़ती है। इन सब की उत्पत्ति एक छोटे भाग तक ही सीमित रहती है। तब ये पदार्थ भी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो भरण पोषण के अभाव में अस्तित्व के लिए संघर्ष के कारण वनस्पति व जानवरों की उत्पत्ति इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है जितना कि आलोचक समझते हैं। तो आलोचकों ने जो इस दोनों बिंदुओं को लेकर के माल्थस की आलोचना, घोर आलोचना की है, वो निराधार है, बहुत ही ज़्यादा उसमें कोई आधार नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि जो माल्थस है आलोचना करते हैं कि माल्थस उत्पत्ति ह्रास नियम को सही ढंग से नहीं समझा पाया। कृषि में जैसे जैसे श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर हम इकाइयां बढ़ाते हैं, वैसे वैसे भूमि से प्राप्त होने वाली जो उपज है वो अनुपात में कम बढ़ती है। तो माल्थस ने ये मान लिया था कि भूमि से अधिक गणितीय अनुपात में ही खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है, किंतु उसने ये भुला दिया कि कृषि में उन्नत साधनों के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। माल्थस ने इस बात को भी भुला दिया था कि जब कभी किसी देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है तो उसकी भरपाई हम विदेशों से अनाज को आयात करके कर सकते हैं। इसके प्रत्युत्तर में भी या माल्थस के समर्थन में हम ये कह सकते हैं कि कृषि कला में उन्नति करके थोड़े समय के लिए तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जैसे हमने हरित क्रांति में देखा है, परंतु ऐसा अल्पकाल तक ही हो सकता है। कभी न कभी उत्पत्ति ह्रास नियम अवश्य लागू होगा। यदि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता तो आज उत्पादन को बढ़ाने की समस्या पैदा नहीं होती। जहाँ तक विदेशों से आयात करने का प्रश्न है वह सही नहीं है। जहाँ तक विदेशों से आयात करने का प्रश्न है वह सही है, परंतु संपूर्ण विश्व की जनसंख्या और उसकी खाद्यान्नों के भंडार को अगर हम एक इकाई मानकर देखें तो हमें स्पष्ट होगा कि जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्नों का उत्पादन है वो कम होता है, क्योंकि भूमि के क्षेत्र तथा कृषि के उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट फिर उसने बताया कि जो जीवन स्तर है या रहन सहन का स्तर है वो बढ़ने पर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। आलोचक जो है उनका मानना है कि माल्थस ने रहन सहन के स्तर का संबंध जनसंख्या के साथ स्थापित करके बहुत बड़ी भूल कर दी। जीव विज्ञान हमें ये बताता है कि शिक्षा, सभ्यता व रहन सहन के स्तर में सुधार के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती नहीं है, अपितु वह घटती भी है। जैसे जैसे व्यक्ति का नैतिक और मानसिक विकास होता है वैसे ही उसकी संतानोत्पत्ति की दर भी घटती जाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए देर से विवाह करता है या विवाह के बाद देर से संतान पैदा करता है। वास्तव में एक शिक्षित परिवार के सामने एक बच्चा या एक कार का प्रश्न रहता है। शिक्षित व्यक्ति बच्चे की अपेक्षा कार को प्राप्त करना अधिक उपयुक्त समझता है। अतः माल्थस का यह कथन कि रहन सहन का स्तर बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती है गलत है। इस आलोचना के विरुद्ध या माल्थस के पक्ष में हम ये कह सकते हैं कि माल्थस ने ये बात निर्धन और अशिक्षित परिवारों के संबंध में कही है, क्योंकि उसने देश विदेश के श्रमिकों व गरीब परिवारों का अध्ययन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जैसे जैसे इस वर्ग के लोगों की मजदूरी बढ़ती है वे विवाह करने लगते हैं और अधिकाधिक संतान उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि गरीब आदमी ऐसा सोचता है कि जितनी ज़्यादा संतान होगी वो उतना ज़्यादा काम करेगी और हमें उतना ही धन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है फिर कि जो काम वासना और संतानोत्पत्ति है में कोई संबंध नहीं है। आलोचकों का ऐसा मानना है कि माल्थस की सबसे बड़ी ये भूल थी कि उसने काम वासना का संबंध संतानोत्पत्ति से स्थापित कर दिया। काम वासना प्रत्येक व्यक्ति में होती है और वह अंत तक रहती है, लेकिन व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की इच्छा का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। काम वासना की जो तृप्ति है वो हमेशा संतान पैदा करने के लिए ही की जाती है। फिर आलोचक ये कहते हैं कि जन्म लेने वाला व्यक्ति केवल जो है मुंह लेकर के नहीं आता है, बल्कि वो अपने साथ में दो हाथ भी लेकर आता है। इन्हीं हाथों से वह अपने और अपने समाज का भरण पोषण करता है। व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं है, बल्कि वह कुछ समय पश्चात समाज को कुछ न कुछ देना शुरू कर देता है। फिर है कि इतिहास में कभी भी माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। अत्यधिक जनसंख्या में जिन भयंकर परिणामों की बात माल्थस ने कही थी वे परिणाम कभी भी नहीं देखे गए।
इसलिए ये कहा जाता है कि माल्थस की सभी आर्थिक भविष्यवाणियां तथ्यों के द्वारा गलत प्रमाणित हो चुकी है और उसके सिद्धांत ने नैतिक दृष्टि से घृणित प्रकार के व्यवहारों को जन्म दिया है। जिस समय माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या की थी उस समय आज के बराबर समस्या देखने को नहीं मिलती है जिसकी ओर माल्थस ने संकेत किया था। इसका मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ वहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है फिर वितरण की समस्या। माल्थस ने जो भुखमरी, बेरोजगारी और बीमारी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को माना था। आलोचक ऐसा मानते हैं कि यह समस्या जनसंख्या के आकार की नहीं है बल्कि यह उचित वितरण की समस्या है। प्राय यह देखने में आता है कि किसी देश में जनसंख्या की अपेक्षा उत्पादन तो अधिक होता है परंतु उसका न्यायोचित वितरण नहीं हो पाने के कारण लोगों को पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है। तो ये जो वहाँ ये सब जो असंगतियाँ देखने को मिलती है जो जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई समझी जाती है, जबकि वास्तव में ये जनसंख्या के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, ये वितरण के कारण उत्पन्न हुई है। फिर माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए जिन उपायों विशेषकर आत्मसंयम का सुझाव दिया था वे व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जहाँ तक संयम की बात है सिद्धांत में संयम उपयुक्त तो है परंतु व्यवहार में इसे लागू करना बहुत ही कठिन होता है। केवल चेतावनी या उपदेश देकर जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। जब तक कि शक्तिशाली नियंत्रणों व अवरोधों को नहीं अपनाया जाता है तब तक जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसके माल्थस के समर्थन में यहाँ पर हम केवल यही कह सकते हैं कि जिस समय माल्थस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया उस समय नैतिक मूल्यों व आदर्शों का बहुत अधिक महत्व था। लोग चर्च की बात को मानते थे। संभवतः माल्थस ने इन्हीं मान्यताओं के आधार पर आत्मसंयम की बात कही होगी। माल्थस यदि आज अपनी बात कहता तो संयम के स्थान पर कृत्रिम साधनों पर भी जरूर जोर देता। फिर आलोचकों का ऐसा मानना है कि माल्थस एक निराशावादी व्यक्ति था। उसे कभी भी भावी परिवर्तनों का आभास नहीं हुआ। उसने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि भविष्य में शिक्षा, विज्ञान, कला, कौशल आदि में इतनी प्रगति होगी, स्त्री शिक्षा का प्रचार होगा, लोगों में सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा और वे अपने रहन सहन के स्तर में वृद्धि करेंगे और जनसंख्या को नियंत्रित भी करेंगे। इन सब बातों का सही सही अनुमान न लगा पाने के कारण ही माल्थस में निराशाजनक विचार घर कर गए। इसके संबंध में प्रोफेसर हेने का कहना है कि वह ये जानता था कि क्या हुआ है, वह ये सब देख सकता था कि क्यों हो रहा है, किंतु अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में उसकी दृष्टि अनावश्यक रूप से धुंधली थी। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। कई बार छोटा सा 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, तो हमें ये कहना होगा कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये है कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है जबकि खाद्यान्न गणितीय क्रम में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जो माल्थस का जो सिद्धांत है उसकी इतनी आलोचनाएं की गई है, इन सब के बावजूद इसका सिद्धांत महत्वपूर्ण इसलिए है कि माल्थस वो पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने पूर्व के विचारकों के बिखरे हुए विचारों से प्रेरणा पा करके और वर्तमान परिस्थितियों से प्रेरित होकर के उसने एक सिद्धांत के रूप में जनसंख्या के सिद्धांत को दिया जो इससे पूर्व के लोगों ने नहीं दिया था।